हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग विद्यार्थी पीसीएस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मध्यकालीन भारत का बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले जिल्ला शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। और बलबन जो था एक गुलाम वंश का बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान था, और इन्होंने ही स्वयं को ईश्वर के स्वरूप अपने आप को प्रजा के सामने प्रतीत किया था। और इन्होंने एक जो उपाधि धारण की थी जिसे कह सकते हैं जिल्ले लाही। जिल्ले इलाही, ठीक है। इसका मतलब था कि ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही का मतलब था ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। और इन्होंने ही थोड़ा सा आगे आगे चल के इसने ही सिजदा और पैबोस लागू किया था। सिजदा का मतलब था सर झुका के दंडवत प्रणाम करना, और पैरों को हाथों को चूमना। ये सब की शुरुआत इन्होंने ही की थी, बलबन ने। इसका पूरा नाम जो था गैसुद्दीन बलबन था। और 1266 से 1287 तक इसका काल रहा गुलाम वंश में। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई शमसे सिराज के द्वारा। तारीखे फिरोज शाही शमसे सिराज के द्वारा लिखी गई। पूरा नाम इनका था शमसे सिराज फिफ्थ। एक्चुअली ये क्या लिखे थे इसमें, ये लिखे थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में वर्णन किए थे। किसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इनके शासनकाल का इसमें वर्णन। ठीक है, और इनका जो शासनकाल रहा था 1351 से लेकर के 88 ईस्वी तक। किस भाषा में इन्होंने लिखी थी फिरोज शाही, तारिक फिरोज शाही। तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। किस भाषा में। तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। और उस समय की अगर बात करें तो क्या वर्णन किया गया था, तो तत्कालीन समय का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में वर्णन मिलता है शमसे सिराज अफीक की बुक तारीख फिरोज शाही में। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल या फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में कौन सी बुक से जानकारी मिलती है। तो तारीख फिरोज शाही आप बोल सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। तो मुकद्दम का जो इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। एक्चुअली कैसा था, एक्चुअली प्रांतीय व्यवस्था थी। तो सबसे ऊपर जो था एक प्रांत में बना हुआ था, ऐसे कि एक प्रांतीय व्यवस्था है। इसको बोला जाता था एकता। प्रांतीय व्यवस्था को बोला जाता था एकता। और उस प्रांत को फिर सिक में विभाजन कर दिया गया था। जो प्रांत था उसको अलग अलग तरीके से सिक में विभाजन कर दिया था। और इसका नियंत्रण करते थे सिकदार। ठीक है, इसका नियंत्रण करते थे सिकदार। सिख को बदला गया था परंगना में। सिख को बदला गया था परंगना में। तो परंगना की देखभाल जो करते थे वो करते थे जो देखभाल करते थे उनको बुलाया जाता था अमील। और परंगना को विभाजित कर दिया गया था गांव की इकाई में। गांव की इकाई में मतलब यूनिट, गांव का यूनिट बना दिया गया था। और ये जो गांव की जो इकाई थी तो फिर गांव के जो सरपंच होते थे जो उसकी देखरेख करते थे उनको बोला जाता था मुकद्दम। ठीक है दोस्तों, मुकद्दम। तो गांव के सरपंच को दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम बोला जाता था। अगला प्रश्न, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों के विवरण दीजिए। तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विवरण बताइए। तो उर्वरा मतलब उपजाऊ, ठीक है। मरु रेगिस्तान, सबदला घास,
ये सब सही है। उर्वरा का मतलब ऊंचाई, मरु का मतलब रेगिस्तान, सब्दला का मतलब देव, मातृक मतलब वर्षा से सिंचित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देव मातृक का मतलब होता था वर्षा से सिंचित क्षेत्र। एक्चुअली उस समय अमरकोश के अनुसार बहुत सारे अलग अलग भाग में लगभग लगभग 15 से ज्यादा भूमि के प्रकारों का वर्णन किया गया है। उसमें जैसे उर्वर, उबर, उबर का मतलब बंजर, अपहत मतलब परती भूमि, फकरावती मतलब रेतीली भूमि। तो ये सब अलग अलग नामों से भूमि को वर्गीकृत किया गया था, और इसकी जो रचना किया गया था अमरकोश का, ये अमर सिंह के द्वारा, आचार्य अमर सिंह, इनके द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा, तो देखिए, चचनामा का किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। तो पहले ये किस भाषा में लिखा गया था? पहले लिखा गया था अरबी में। तो अरबी से फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। अरबी से फारसी में अनुवाद अबूर अबूर अबू बकर कूफी ने किए थे। ठीक है, तो ये चचनामा में वर्णन क्या चीज का है? तो चचनामा में मुस्लिम विजय का वर्णन है। मुस्लिम विजय का। कब के आसपास का लिखा गया है? तो 13वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है, लगभग 1216 ईस्वी के आसपास। और इसमें जो चचनामा, जो इसका नाम पड़ा, उस समय एक सिंध के ब्राह्मण थे जिनका नाम था चच, उन्हीं के नाम पे इसका नाम चचनामा पड़ा। ठीक है, और इसी में भारत में इस्लाम के आगमन का पहला विस्तृत ऐतिहासिक स्रोत यही है। पहला विस्तृत ऐतिहासिक स्रोत इस्लाम के आगमन का, इस्लाम आगमन का। मालिक कफार को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इसे किसने खरीदा था? तो इसे खरीदी थी नुसरत खान ने, और इन्होंने कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। कहाँ से इसे खरीदा गया था? तो गुजरात अभियान से इसको खरीदा गया था। गुजरात अभियान से खरीदा गया था। ठीक है, इनका मालिक काफर या मालिक काफूर भी कहा जाता था इनको। और कितने में खरीदा था? तो 1000 दिनार देके, 1000 दिनार देके खरीदा गया था, इसीलिए इनका नाम 1000 दिनारी पड़ा। ठीक है, आगे। मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए थे। ठीक है, एक जो पद था सचिव, पेशवा, पेशवा सबसे ऊपर वाला पद था, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा जो एक पद था, कह सकते हैं अमात्य का, अमात्य इसमें भी है। अमात्य को मजमूदार भी बोला जाता था, मजमूदार। ठीक है, एक था वाकिया भी बोला जाता था, या मंत्री, वाकिया या मंत्री। एक था सचिव का पद था। एक पद था सुमंत, सुमंत यहाँ भी दिया हुआ है, अमात्य भी दिया हुआ है। एक पद था सेनापति का, या सेना कह लीजिए, सेनापति बोलिए, या एक नाम और भी था सरे नौबत। एक सातवां में पंडित राव, और एक न्यायाधीश। तो एक बार सबका मतलब समझते हैं। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, सबसे ऊपर का पद। अमात्य या मजूमदार का जो काम था, ये वित्त मंत्रालय देखते थे।
बाकिया और मंत्री का डेली का काम ये सब चीजों को देखना, डेली का काम जो कार्यालय मतलब कि उनके दरबार में होगा। सचिव, सचिव को कह सकते हैं कि एक चीज पत्राचार के रूप में, खुफिया वगैरह भी इन्हीं के अंदर में आता था, पत्राचार खुफिया। सुमंत, विदेश मंत्रालय। सेनापति, सेना का मतलब देखरेख करना। पंडित राव, धर्म से रिलेटेड काम करवाना। न्यायाधीश, सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, मतलब कि धर्म और न्याय। तो इसको याद करने का सबसे एक अच्छा तरीका मैंने बनाया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर पेशवा है, तो इस तरीके से पेशवा अमात्य, पेशवा अमात्य ने मंत्री और सचिव को कहा, पेशवा अमात्य ने मंत्री और सचिव को कहा, सचिव को कहा, सुमंत सर, सुमंत सर सेना के पंडित और न्यायाधीश हैं। सुमंत सर सेना के पंडित और न्यायाधीश हैं। तो देखिए इसमें आठों आ गए, अगर इस मनमोनिक को आप याद रखें तो इसमें आपके आठों आ गए, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेना, पंडित, न्यायाधीश। पेशवा अमात्य ने मंत्री और सचिव को कहा, सुमंत सर सेना के पंडित और न्यायाधीश हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा समय दिया क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको इससे प्रश्न को मिलाइए। सचिव, पहले सबसे पहले मिलाइए पेशवा का, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है जी। सचिव का काम क्या होता था? पत्राचार। समंत या सुमंत, विदेश मंत्री। अमात्य, वित्त मंत्री। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, सी का तीसरा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तो देखिए, बारूद से रिलेटेड जानकारी पहले से भी भारत में था, गन पाउडर वगैरह भारत में पहले से थी। ये तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाबर के आने के बाद ही हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय, तो ये भी पहले से था, ठीक है, ये भी पहले से था। प्रादेशिक तैमुरिड राजवंश की स्थापना, तो तैमुरिड राजवंश की स्थापना कह सकते हैं कि ये आने के बाद हुआ, तो युद्ध में तोपों की शुरुआत इनके आने के बाद हुआ। सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। थोड़ा सा अगर हम बाबर के बारे में जाने कि बाबर था कौन, ये अफगाना, ये एक तरीके से जो कहा जाती है फरगना का शासक हुआ करता था। अगर फरगना की बात करें तो वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में है। फरगना वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है। और एक चीज और, बाबर का अगर जो ऐसे देखें तो इसके पिता के वंश की तरफ से देखें तो पिता के वंश की तरफ से तैमूर वंश के थे। पिता के तरफ से ये तैमूर वंश के वंशज थे, और माता की तरफ, अगर माता की तरफ से देखे तो ये चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान। तो इनके आने के बाद तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। समझ रहे हैं? तैमुरिड, यहाँ तैमूर से आया, तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके पिता की बहुत, मतलब कि एक असमय इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण फरगना के गद्दी पे इन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना के गद्दी पे बैठ गया था, 11 वर्ष की उम्र में। और इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा की मृत्यु असमय हो गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में बाबर के आने के बाद तैमूर राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आप कह सकते हैं मुगल वंश भी कहा जाता है इसी को, क्योंकि ये तैमूर से रिलेटेड थे, तो इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का बाबुल मक्का या
मक्का का द्वार कहा जाता है। तो कौन सा है ऐसा? तो ये कहा जाता था सूरत को। मक्का का द्वार सूरत को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? कि सूरत से ही लोग वहां से निकल के, जितने भी तीर्थयात्री वगैरह जाते थे हज के लिए जो यात्री जाते थे, वो सूरत से ही निकल कर जाते थे। तो वहां पर ही एक बंदरगाह था, जिसे बंदरे मुबारक या बंदरगाह मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। बंदरे मुबारक या बंदरगाह मुबारक, बंदरगाह मुबारक। तो यहीं से निकल के हज के लिए लोग जाते थे। अगला प्रश्न, इनमें किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? नौरोज, तो ये शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वो बलबन को ही जाता है। ये एक ईरानी त्योहार है। नौरोज जो है, ये एक ईरानी त्योहार है। ठीक है, ये एक ईरानी त्योहार है जिसकी शुरुआत बलबन ने किया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ईरानी सभ्यता के अनुसार थी, जैसे सिजदा। सिजदा का मतलब क्या था? भूमि पे लेट कर अभिवादन करना। और पैबोस, ठीक है, सिजदा और पैबोस, इसका मतलब क्या था? पैबोस का मतलब था सुल्तान की चरणों को चूमना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ईश्वर दास नागर के द्वारा। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है। किसके शासनकाल के बारे में? औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया। कब तक का? तो शुरुआत से लेकर के 1698 तक। 1698 तक। ठीक है, किसने लिखा? ईश्वर दास नागर। ये कौन थे? तो ये मुगल शासक के ही एक अधिकारी के तौर पे इनको देख सकते हैं आप। ये एक्चुअली जोधपुर के मालवा का जो क्षेत्र था ना, उसी में मुगल शासक के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इनमें किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था? किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पे अधिकार करने दे दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। तो ये जो ऑप्शन, यानी कि ये जो ऑफर दिया गया था, ये दिया गया था शेर खान के द्वारा। और शेर खान, शेरशाह सूरी, इन्हीं को शेर खान बोला जाता था। शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्त, इन्हीं को शेर खान भी बोला जाता था। तो आगे चल के इस शेर खान ने ही 1939 में चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में जो ये अफगान के शासन था बहार खान, उन्हीं के द्वारा इनको दिया गया था ये उपाधि। 1939 में चौथा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो ये प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर के पास, अपनी माता के नाम पे विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रतिभाशाली और महान राजा थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। और इन्होंने ही अपनी माता के नाम पर, अपने माता के नाम पे एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका माता का जो नाम था, माता का नाम था नागाला देवी। क्या नाम था? माता का नाम था नागाला देवी। तो इसी के नाम पे इन्होंने नगलपुरम उपनगरीय की स्थापना की। ठीक है, और इन्हीं इनके भी दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में भी रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, मराठा के दरबार में भी अष्ट प्रधान थे, तो उसी तरीके से अष्ट दिग्गज इनके भी दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? इस प्रश्न को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके थे कि कैसे एक प्रांत था जिसको एकता बोला जाता था, तो उसी तरीके से गांव के सरपंच को ही मुकद्दम बोला जाता था, और गांव के सरपंच को मुकद्दम या चौधरी भी बोला जाता था। किसको? तो गांव के सरपंच को मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काल में ये चीजें याद रखिएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो भाई ये अबुल फजल के बुक में जो जानकारी है, आईने अकबरी या अकबरनामा, तो इससे ज्यादा अच्छा स्रोत कभी कभी कुछ बातों को लेके तबकाते अकबरी को माना जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तबकाते अकबरी? तो देखिए, तबकाते अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इसमें गजनवी के आक्रमण से लेकर के 1595 तक के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये जो पूरा जो शुरुआत का जो था ना, भारत का एक राजनीतिक और प्रशासनिक, ये सब चीजों को बताया, 1595 तक ही बताया। ठीक है। और जैसे आप लोग को पता होगा, गुलबदन बेगम, तो ये तो हुमायूं नामा लिखी थी। अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाह नामा की रचना की थी। ठीक है। तो ये हुमायूं नामा और हामिद लाहौरी बादशाह नामा, बादशाह नामा की रचना की। चलिए, अगला प्रश्न देखें। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, दार उल इस्लाम का भाग माना जाता है, तो ये कौन ऐसा मतलब शासक था? दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? मतलब इस्लाम का घर। दारुल इस्लाम का मतलब इस्लाम का घर। तो कौन ऐसा शासक था कि जिसका शासन इस्लाम का, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, उसका साम्राज्य? ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो देखिए, इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को एक इल्तुतमिश के रूप में सम्मान मिलता है, और इसमें इनको खिल्लत और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। और खलीफा ने इल्तुतमिश की जो चीजें बताता है, उसको सब क्षेत्रों के बारे में बता देता है कि जो उसने जीते हैं। और खलीफा ने ही सुल्तान ए आजम का उपाधि देता है, किसको? इल्तुतमिश को। क्या उपाधि मिलता है? सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम। कौन ये उपाधि देता है? खलीफा। ठीक है। तो अगर जो देखा जाए तो भारत में भी उनका, इल्तुतमिश का बहुत योगदान रहा है। जैसे उम, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार को पूरा इन्होंने ही करवाया। और बहुत सारे, पहला मकबरा भी इन्होंने ही बनाया इल्तुतमिश, इसमें स्वयं का भी इसने मकबरा बनवाया। ठीक है। और इल्तुतमिश ने भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुंबद निर्माण का पिता, गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है। तो इस्लाम का घर, ये शासक, मुस्लिम शासक के दौरान इल्तुतमिश के साम्राज्य को कहा जाता था दारुल इस्लाम। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अगला प्रश्न है, इनमें किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? देखिए, तो दो शासक दिल्ली सल्तनत में बहुत ताकतवर थे, एक थे अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका मतलब ये नहीं था कि और भी शासन उतने महान नहीं थे, ये सब प्रमुख शासकों में से एक थे दिल्ली सल्तनत के। तो इसमें से ही खलीफे का जो विरोध किया था, यही दोनों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों ने खलीफा की शक्तियों का विरोध किया था। और इनका ये कहना था कि खलीफा का सत्ता और राजनीतिक हस्तक्षेप का में नहीं होना चाहिए। जो सत्ता चल रहा है उसमें खलीफा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब सत्ता में खलीफा का जो राजनीतिक नियंत्रण होते जा रहा था, ये करना चाहता था, तो राजनीति में हस्तक्षेप का विरोध किया था। सत्ता में और राजनीति में खलीफा के हस्तक्षेप का विरोध, खलीफा के हस्तक्षेप का विरोध किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। तुगारल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था?
इसको कहीं के लिखा जाता है तुगरील खान, ठीक है। इसको आप ऐसे ही संभाल लीजिए, इसको तुगरील खान, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये बलबन के शासनकाल के ही दौरान विद्रोह किया। तो ये था कौन? एक तुर्की था, ये एक तुर्की था, और गयासुद्दीन बलबन ने इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया था, बंगाल का सूबेदार। तो बंगाल का सूबेदार रहते ही इन्होंने 1278 ईस्वी में विरोध किया था सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। बंगाल का सूबेदार था तुगरील खान, और उन्होंने बलबन के साम्राज्य के समय विरोध किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक के ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया था? तो आप लोग फेमस एक जानते होंगे, औरंगजेब। हुगली के नदियों, हुगली के किनारे इन्होंने काफी क्षेत्र थे जिसपे लोगों को ये चाहते नहीं थे कि हुगली के क्षेत्र में किसी और का यहाँ पे वर्चस्व हो। तो सबसे पहले इनको एक चीज और भी जाना जाता है, चाइल्ड का युद्ध, चाइल्ड का युद्ध। इन्होंने शुरुआत यहाँ से किया था। ये युद्ध को एंग्लो मुगल भी बोला जाता है, एंग्लो मुगल युद्ध, चाइल्ड का युद्ध को। तो चाइल्ड नाम क्यों पड़ा? उस समय एक जो गवर्नर थे यहाँ पे लंदन में, इंडिया से रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड गवर्नर थे, उनका नाम था सर चाइल्ड, सर जोसिया चाइल्ड उनका नाम था। और उसी के नाम पे ये चाइल्ड का युद्ध पड़ा था। ये हुआ था 1686 से 90 तक, 1686 से 90 तक ये युद्ध हुआ था। और इसमें हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच भी होने वाले कुछ संघर्षों के बारे में उससे रिलेटेड वहां पे था, ठीक है। और इसमें मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े पैमाने पे हार हुई थी। जीता कौन था चाइल्ड का युद्ध? तो मुगल, मुगल क्या था? जीता था युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया? सब लोग को पता होगा, इल्तुतमिश। शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में इसको पूरा करवाया गया। और इल्तुतमिश ने इस बहुत सारी चीज़ों को और भी पूरा किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रसिद्ध सूफी संत के लिए बख्तियार काकी के सम्मान शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हो गई थी 1210 में, तो इसके बाद ये भी काम अधूरा था। बख्तियार काकी का जो सम्मान शुरू करवाना शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने ही इसको भी पूरा करवाया था 1210 के बाद। और कुतुब मीनार भी शुरू करवाया था, तो उसका भी पूरा काम इन्होंने ही करवाया था। कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई की बात करें तो 71.4 मीटर ऊंचाई। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, ये तो बहुत पुराना हो गया। अगर इसी को प्रश्न दूसरे में बदल दें कि बख्तियार काकी के जो सम्मान के लिए शुरू किया गया था, सूफी संतों वगैरह के लिए जो निर्माण कार्य, वो किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो वो भी करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्योंकि ये प्रश्न ना सब लोगों को लगभग पता है, सब ये चीजें हो गया। थोड़ा सा बीपीएससी का लेवल काफी हार्ड हो चुका है, तो पूरा थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों से मिलाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर संस्थापक जो थे, ये थे हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में किया था। ये दो भाई थे, ठीक है। और इन्होंने, दोनों भाई ने, पहले भाई हरिहर 1336 से लेकर के 1356 तक शासन करते हैं। और उसके बाद फिर 1356 से लेकर के 1577 तक बुक्का शासन करते हैं। ये रहा था बुक्का का शासनकाल। और 36 से 56 था हरिहर का शासनकाल, ठीक है। और ये कौन से वंश से थे? तो ये थे संगम वंश से, ठीक है। चलिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? थॉमस रो, तो ये आया था जहांगीर के समय, ठीक है। कब आया था? जहांगीर के समय में, 1615 से 19 के बीच में ये इनके शासनकाल में रहा, इनके दरबार में भी रहा। और ये जेम्स प्रथम प्रथम का एक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, व्यापार को बढ़ाने के लिए और कुछ नए
ऑफर लेने के लिए मुगल साम्राज्य से। ठीक है, जेम्स प्रथम के शासनकाल में आया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। तो आईने अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। और ये कौन सा भाग है आईने अकबरी? ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा का तीसरा भाग है। ठीक है, और ये कब पूरा हुआ था? 1598 में। कहीं कहीं इसको तीसरी जिल्द से भी क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा के तीसरी जिल्द का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? आईने अकबरी। कहीं कहीं इसको आइन भी बोला जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो ये बलबन। तो इनके द्वारा रक्त और लौह का मतलब क्या होता है? रक्त और लौह का मतलब है कि शत्रुओं के प्रति बिल्कुल कठोर नीति, कि भाई कोई भी गलत किया है तो सजा एकदम हार्ड मिलेगा, कुछ भी मिले। और इसने ही सिजदा और पैबोस की भी शुरुआत बलबन ने ही की थी। क्या क्या? सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। ठीक है, तो इसकी भी शुरुआत इसने ही की थी। सिजदा का मतलब पूरा दंडवत लेट के प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब पैर हाथों को चूमना। ठीक है, एक नाम और भी है, बलबन को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। उलुग खान। ठीक है, उलुग खान। तो ये गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ऐसी चीजें, अब नई चीजें हैं जो निकल के आ रहे हैं, यही सब चीजें से प्रश्न बनेंगे बीपीएससी के। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? तो ये था चोल साम्राज्य। ठीक है, और इसकी स्थापना विद्यालय के द्वारा। स्थापना किसने करवाया था? विद्यालय के द्वारा। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी थी तंजौर। और ये राजेंद्र प्रथम एक यहाँ के शासक थे, जिनके शासनकाल में ये बिल्कुल अपने चरम पे था, और काफी चीजें इसमें अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। और इसने गैंगकोन चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। क्या? गैंग कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। और बहुत सारे शिलालेख और तांबे के प्लेट वगैरह का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। इनका अगर जो शासनकाल देखा जाए तो ये चोल शासक उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से हमें चोल के बारे में जानकारी मिलती है, और वहाँ के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है हमसे कि चोल शासन के बारे में हमें जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो ये है उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से। कौन सा शिलालेख? उत्तर मेरूर शिलालेख। जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? उत्तर मेरूर शिलालेख से। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी हम दूसरे पार्ट से मिलते हैं। तो थैंक यू। कहीं कहीं मेरी थोड़ी सी हिंदी राइटिंग में प्रॉब्लम्स है, उतना इतनी अच्छी मेरी हिंदी है नहीं उस तरीके के जैसे होनी चाहिए। तो अगर कहीं कहीं मैं बोल क्या रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर कहीं छोटी मोटी गलतियां हैं तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार कर लेंगे आगे के सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि शुरुआत है तो कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं। क्योंकि ऑनलाइन में पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेज तो मैं लिया है बहुत। तो चलते हैं आगे, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग नए हैं वो भूलिए मत, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। विद्यार्थी पीसीएस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में।